अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख 9 जुलाई दिन बुध का है। आज के इस वीडियो में दो उन अहम तरीन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे जो बराह रास्त जुड़े हैं मुल्क की सियासी व अदालती मंजरनामे से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 आइन पसंद जजेस जिन्होंने इस मुल्क की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की सियासी दरअंदाजी को ना सिर्फ तस्लीम करने से इनकार किया बल्कि उसके खिलाफ अवाम में गए, अदालत में गए, तमाम मुमकिन फोरम्स पे गए और उस दरअंदाजी को एक्सपोज किया। तब से लेकर आज तक मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम उनके साथ पर्सनल हो चुका है। हर मुमकिन कोशिश की गई कि उनको किसी तरह से इस जुडिशल स्ट्रक्चर से निकाला जाए, मगर वो जजेस अपने ही इदारे में रहते हुए इस इदारे की आज़ादी के लिए काम कर रहे हैं। अब उनके खिलाफ एक नया मंसूबा तश्कील दिया गया है। एक तो 12 जुलाई को जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब किया गया है, उसमें मेरा ये ख्याल है कि कोई मुमकिन तौर पर कार्रवाई नहीं हो सकती, मगर आने वाले दिनों में एक पूरा मंसूबा बनाया गया है, एक तरीकाकार तय किया गया है, उसके खदोखाल बनाए जा चुके हैं कि किस तरह से न सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वो जजेस या ओवरऑल मुल्क की अदालती महाज से वो जजेस जिनके अंदर आज भी आइन और कानून और अदलिया की आज़ादी की रमक बाकी है, उनको सबक सिखाया जाए। वो मंसूबा है क्या, आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, इस हवाले से तफसीली गुफ्तगू करेंगे। जबकि गुज़श्ता रोज़ की एक ऐसी खबर थी जो कि इस मुल्क में आज़ादी इजहार राय किस हद तक है उसकी बड़ी भरपूर अक्कासी करता है। आपने खबर सुन रखी होगी, 27 यूट्यूबर्स हैं, उनके यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक करने के हवाले से इकदाम जो हैं वो उठा लिए गए हैं। लेकिन उस सब मामले में जो अहम तरीन इकदाम है, अहम तरीन पॉइंट है वो ये कि एक तो उस सारे मामले में ये जो एक नई अथॉरिटी तश्कील दी गई है, पहले वो FIA साइबर विंग हुआ करता था, लेकिन अब वो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी, उसके जो एक इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर थे उन्होंने कैसे इस सारे मामले में एक वारदात डाली है, और दूसरा इन 27 लोगों ने किस तरह से मुल्की इदारों को, बल्कि अगर मैं बात करूं मुसल्लह अफवाज को, अवाम के ख़िलाफ़ खड़ा कर दिया है, अवाम के दरमियान और मुसल्लह अफवाज के दरमियान नफ़रत के बीज बो दिए हैं। ये सारी कहानी है क्या है। और फिर एक और ख़बर भी सामने आई कि ना सिर्फ इन सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ ये यूट्यूब चैनल बंद करने के हवाले से इक़दाम किए गए हैं, बल्कि एक सहाफ़ी उन्होंने तो यहाँ तक खबर दे दी कि इन लोगों को, उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको गिरफ़्तार भी किया जा सकता है आने वाले दिनों में, और तादाद भी बता दी गई। तो ओवरऑल तमाम तर मंजरनामे पर गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले मैं इससे पहले कि अदालती महाज पर आऊँ, गुज़श्ता रोज़ जो इन सारे मामले पर 27 यूट्यूब चैनल्स बंद किए गए हैं, देखिए कितनी शर्मनाक बात है कि पहले तो हम समझते थे कि इस मुल्क की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट और सियासतदान एक पेज पे हैं, लेकिन गुज़श्ता रोज़ सुबह के वक्त हमें यह पता चला कि इसराइल और पाकिस्तान सेम पेज पे आ गए हैं। और वजह और मकसद क्या था? सदर ट्रंप को नोबेल प्राइज़ मिलना। अभी ये खबर हज़म नहीं हो रही थी कि फिर ये इंकशाफ हुआ कि दो रिवायती दुश्मन हिंदुस्तान और पाकिस्तान भी एक सफ़े पे हैं, और वो इन यूट्यूबर्स को बैन करने के हवाले से था। वो कैसे कि दो रिवायती दुश्मन जंग के दौरान इन्हीं लोगों को, इनमें तमाम तर, अगर ये 100% नहीं तो 99% लोग ऐसे हैं जो कि जंग के वक्त हिंदुस्तान ने, हिंदुस्तान की टेरिटरी में इनको यूट्यूब पर बंद कर दिया था, पाबंदी लगा दी गई थी। वो भी कहते थे कि ये हमारी कौमी सलामती के लिए ख़तरा है। और फिर आज पाकिस्तान ने उन्हीं लोगों को बंद कर दिया, उन्हीं लोगों की आवाज़ दबा दी, उन्हीं लोगों को यूट्यूब चैनल बंद करने के लिए एक अदालती फ़ैसला, एक ऐसा मुतनाज़ा अदालती फ़ैसला, उसके ज़रिए यानी अदालती मोहरों के ज़रिए ये इक़दाम किए गए। तो मुझे पहले बात ये हज़म नहीं होती कि हिंदुस्तान के भी वही दुश्मन हैं 27 लोग, पाकिस्तान के भी वही दुश्मन हैं, और ये दोनों आपस में रिवायती दुश्मन है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। इनके मुफादात कब से मुश्तरका हो गए? और फिर DGISPR साहब का स्टेटमेंट भी वो हिंदुस्तान की मिसालें देते हैं कि हिंदुस्तान में जब लोगों ने आज़ादी इज़हार राय किया तो वहाँ के लोगों के यूट्यूब चैनल बंद कर दिए गए। तो पाकिस्तान में भी एग्जैक्टली वही सूरत हाल है। ये एक सफ़ा जो पहले मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और सियासी हुक्मरानों के दरमियान था, जिसे हाइब्रिड निज़ाम का नाम दिया गया, तो फिर एक सफ़ा जो इस सारे मामलात में हुआ है उसको कौन से निज़ाम का नाम दिया जाए? तो बहरहाल अब FI जो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है, उसने सारे मामले में क्या किया कि 2 जून को एक तफ्तीशी साहब उठते हैं, वो अदालत चले जाते हैं और कहते हैं कि ये मामलात हैं और इस मामलात में इन लोगों के यूट्यूब चैनल बंद करने का एक ऑर्डर दिया जाए। जज हैं अब्बास शाह, मजिस्ट्रेट हैं, वो एक्सपर्टी डिसीजन दे देते हैं। वो इतने, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, जज का ओहदा जो है वो बड़ा मुकद्दस है हमारे लिए, लेकिन उस ओहदे पर, उस कुर्सी पर बैठा शख्स और उसके फ़ैसले, उस पर बतौर सहाफ़ी तनकीद करना मेरा हक़ है। वो एक ऐसा नाबल्द, कानून से नावाकिफ़ शख्स बैठा है,
आइन से नावाकिफ शख्स बैठा है कि उसे मुनसिफाना समाअत का ही नहीं पता, उसे ये जो कॉन्सेप्ट है ना अदालत का, इंसाफ का, उससे वो शख्स नाबल्द है, या फिर ऐसे शर्मनाक तरीन फैसले दे रहा है मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर। और फैसला भी क्या देना, हुक्म हुआ होगा, उन्होंने कहा होगा हजूर हम हाजिर। आपने दूसरी पार्टी को सुना नहीं, 27 लोगों को नहीं सुना। ये मैं समझता हूं कि 27 लोगों की आवाज़ बंद करने का मामला नहीं है। उन 27 लोगों को कितने लाख लोग सुनते हैं, उनके हकूक पर भी डाका है। एक्स पार्टी डिसीजन दे दिया और अपने फैसले में लिख दिया कि ये पीका एक्ट और ताज़ीरात पाकिस्तान के खिलाफ जुर्म है। तो अगर है तो पाकिस्तान में कार्रवाई की जाए। उनकी आवाज़ बंदी के लिए यूट्यूब को क्यों लिखा जा रहा है? और फिर जो नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी है, अथॉरिटी है, उनके जो कंप्लेनेंट थे, उनसे जब रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा कि जी हमने तो इन सब लोगों को नोटिस भेजे थे, लेकिन जब इन लोगों से पता किया गया तो उन्होंने कहा कि हमें तो कोई नोटिस नहीं आए। तो फिर दोबारा उस शख्स से रब्ता किया कि उस शख्स ने दोबारा अपने ही बात से मुनहरफ होते हुए कहा कि नोटिस की क्या ज़रूरत थी, ये तो रेजोल्यूशन की तरह आया था कि ये एंटी स्टेट लोग हैं। 27 लोग इस मुल्क की आवाम को मुसल्लह अफवाज के खिलाफ कर देते हैं, तो फिर इन 27 लोगों के हाथ में हुकूमत दे दी जाए। ये 27 लोग तो इतना बड़ा काम कर सकते हैं। अगर मतीउल्लाह जान साहब अदालती मामलात को रिपोर्ट करते हैं तो एंटी स्टेट मवाद है। अगर बुनियादी इंसानी हकूक, शख्सी आज़ादियों के हक में और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के हक में बात करते हैं तो एंटी स्टेट है। क्या रियासत ने ये अपना एक नया पब्लिक इंटरेस्ट बना लिया है, या रियासत ने एक रेड लाइन ड्रा कर दिया, या अपनी कौमी सलामती का तयन कर दिया गया है कि जो अदलिया की आज़ादी के हवाले से बात करेगा वो भी एंटी स्टेट होगा, जो आवाम को सच बताएगा वो भी एंटी स्टेट होगा? क्या सच को भी एंटी स्टेट बना दिया गया है? ये तो इस वक्त हकीकत है। और फिर एक और मामला इस सारे मामले में, गिजायत गिशकोरी साहब हैं, वो कहते हैं कि 12 लोग जो हैं वो गिरफ्तार भी किए जाएंगे। सीनियर सहाफ़ी हैं, लेकिन मुतादिद मरतबा ऐसी कई खबरें दे चुके हैं कि जो कि पूरी नहीं हुई बल्कि बाउंस ही हुई हैं। तो अगर गिरफ्तार किया जाता तो मेरा नहीं ख्याल कि इनके यूट्यूब चैनल बंद किए जाते। अब एक नया तरीका अपनाया गया है। चलें, ये भी पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि अदालत का फैसला है, कहने को तो अदालत है, वरना इस मुल्क में लोग उठा लिए जाते हैं, जबरी गुमशुदा कर दिए जाते हैं, सहाफ़ी मार भी दिए जाते हैं, तो कौन सा कोई तूफान बर्पा हो जाता है। इस बार चलें यूट्यूब चैनल बंद किया, जान तो महफूज है, यूट्यूब चैनल तो और भी बन जाएंगे, कोई और प्लेटफॉर्म आ जाएगा। आवाज़ की बंदिश किसी सूरत नहीं हो सकती। और ये इतने कमिटेड और सच बोलने वाले लोग हैं, कुछ लोगों पर मुझे भी इतराज़ है, उनके कंटेंट पे भी इतराज़, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड, यानी सदीक जान साहब हों, मतीउल्लाह जान साहब हों, जो इस सारे मामले में हबीब अकरम साहब हैं, यानी वो तनकीद भी इतने शाइस्ता और महज़ब अंदाज में करते हैं कि सुनने वाले को पता ही नहीं चलता, या जिसके खिलाफ तनकीद होती है शायद उसे ही पता ना चले। उनके पास अल्फाज के वो जितने जादूगर हैं वो भी एंटी स्टेट डिक्लेयर कर दिए गए। तो अब रोज़गार छीना जा रहा है बुनियादी तौर पर। दूसरे, अब उस खबर की जानिब आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस, जैसे मैंने आपको बताया कि जब से वो मार्च 2024 सियासी दरअंदाजी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की थी अदलिया के काम में, वो करने की कोशिश की, इन्होंने एक्सपोज किया। 26वीं आईनी तरमीम आई, डोगर राज आ गया, आईनी बेंच आ गया। फिर कोशिश ये की गई कि इन जजेस के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई की जाए कि इन्हें ऐसे मुल्क के दूर दराज इलाकों में ट्रांसफ़र कर दिया जाए जहाँ मजबूर होकर ख़ुद इस्तीफ़ा दे दें। पहले भी ख्वाहिश थी कि जब याया खान आए तो जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब इस्तीफ़ा दे दें, डोगर आए तो ये 5 जजेस इस्तीफ़ा दे दें, लेकिन उन्होंने कहा कि वो अदलिया की आज़ादी और अपने इदारे में रहते हुए ये जदोजहद जो है वो करेंगे, अमली तौर पर करेंगे। तो फिर विदाउट कंसेंट जो ट्रांसफ़र वाला मामला था वो गालबन पीछे रह गया। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब किया गया है, लेकिन मौजूदा कंपोजिशन देखते हुए मेरी ये ज़ाती राय है, इसमें कोई कभी इम्कान नहीं है, हतमी तौर पर मैं नहीं कह सकता, मुल्क में जो कुछ भी हो सकता है। खैर, इस वक्त कौन सा आइन कानून और दीगर मामलात, ये तो कोई भले वक्त हों, आइन और कानून हो तो फिर सहाफ़ी डार्ट्स को कनेक्ट करके कोई खबर या कोई तजिया दे, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। तो इस सारे मामले में हमने देखा कि अब एक नया मंसूबा बनाया गया है। तो 12 जुलाई को मुझे नहीं लगता कि कोई इनके खिलाफ कोई अमली इक़दाम किए जाएंगे, मुमकिन तौर पर ये कंप्लेंट्स ही खारिज कर दी जाएँ। तो अब ये फैसला हुआ है, एक 27वीं आईनी तरमीम जिसका खदोखाल इस वक्त ज़ेर गर्दिश है, उसमें आइन के आर्टिकल 209 में अमेंडमेंट करके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी अपने ताबे उसी तरह किया जाए जिस तरह से जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को किया गया। उसमें भी जस्टिस अमीनुद्दीन खान और इस तरह के सहूलतकार जजेस या दीगर उसकी कंपोजिशन को कुछ इस तरह से तब्दील किया जाए और फिर उनके ज़रिए सदारती रेफरेंस भेजे जाएँ और इन जजेस को निकाला जाए। तो बहरहाल गुज़श्ता रोज़ भी एक स्टेटमेंट वो ये सामने आया था, वो मेरे नज़दीक गैर ज़रूरी था। जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बड़े ही काबिल और बड़े ही ज़बरदस्त जज हैं, सियासी दरअंदाजी को नहीं मानते, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जुडिशल इंक्रोचमेंट को नहीं मानते, उस वजह से हर तरह के जो हथकंडे हैं रियासती उसका भी सामना कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ एहसन बोन साहब उनकी अदालत में गए
उन्होंने कहा जी कि एहसन बोन साहब ने कहा कि जी वो मैंने एडजर्नमेंट लेनी थी, यानी इल्तवा लेना था, लेकिन मैं खुद आ गया कि देखा कि जज साहब क्या कर रहे हैं। तो जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने कहा, जो मेरी नज़र में बड़ी माजत के साथ गैर ज़रूरी था, एक ऐसा शख्स जो कि मुशर्रफ के दौर में, एहसन बोन साहब की बात कर रहा हूँ, अदलिया की आज़ादी के लिए कंटेनर पर चढ़ा था, तहरीक थी, नारे लगा रहा था, जिसके बाद मुशर्रफ ने PSO या गालबन LFO के तहत जजेस लगाए तो जाके हल्फ उठा लिया मुशर्रफ के LFO के तहत। और फिर जब सिंध बार केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उन तमाम जजेस को फारिग किया गया तो दोबारा वकील बन के इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए मरूमा आसमा जहांगीर ग्रुप में आ गए। आजकल करता धरता है आज़म नज़ीर तारड़ के साथ, 26वीं आईनी तरमीम के आर्किटेक्ट, 27वीं आईनी तरमीम के ख्वाहिशमंद और आर्किटेक्ट हैं। तो उनको जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने कहा कि आपने कहा, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने उन्हें कहा कि आपने सोचा होगा कि जाऊँ आखिरी दिन है, जज साहब को देख के आऊँ। फिर उन्होंने कहा कि आप आखिरी बार मुझे अदालत में देख रहे हैं। तो तब से कुछ सरगोशियाँ ये थी कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के ये जज साहब इस्तीफ़ा दे रहे हैं, या ये भी था कि 12 जुलाई को शायद इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। अभी भी कुछ लोग एक्स पे ये दावा कर रहे हैं, अगेन गैर हतमी, गैर सरकारी तो नहीं, गैर हतमी तौर पर ये इतलात हैं। इसकी कोई कन्फर्मेशन मैं इसलिए नहीं कर सकता कि मैं ये जो मेरे पास इतलात थी ये कि ये जजेस किसी सूरत मुस्ताफ़ी नहीं होंगे, लेकिन अगेन मुल्क में जो सूरत हाल है किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। लेकिन मेरी खबर ये है कि मुस्ताफ़ी हर सूरत नहीं होंगे। इन 5 इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस का मौक़िफ़ है, लेकिन कुछ साफ़ी ये दावा कर रहे हैं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट से कोई इस्तीफ़ा भी आ सकता है। तो बहरहाल इस वक्त ये ओवरऑल मुमकिन सूरत हाल है। अब देखते हैं कि मामला जो हैं वो मज़ीद क्या रुख अख्तियार करते हैं। जो भी मज़ीद तफसीलात होंगी वसीम मलिक अपने इसी प्लेटफॉर्म के तवसत से आपकी खिदमत में हाजिर होता रहेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।